अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस वक्त ईरान का हाल बहुत ही ख़राब है। ईरान एक चौमुखी जंग में, सूरत हाल में फंसा हुआ है। ईरान के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया ईरान, और वेरी लिबरल फ्री सोसाइटी और था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेरिका और यूरोप की आशीर्वाद से यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को लाया गया। 1979 तक दुनिया में कहीं इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म नहीं था, कोई जिहादीज़म नहीं था, लेकिन और कोई शरिया कंट्री नहीं था सिवाय सऊदी अरब और अरबियन गल्फ़ के। लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म अमेरिका की ज़रूरत थी, जिहाद अमेरिका की ज़रूरत थी सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका ने जितने पूरी दुनिया के जिहादी जमा किए थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में, उनको ऐसे ही छोड़ के चला गया और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया और पूरा रीजन एक जिहादियों की गढ़ बन गया। ईरान का ये हाल था कि 79 में खुमैनी 79 तक पेरिस में रहता था, जिनीवा भी आया जाया करता था और वहाँ से वो मूवमेंट चलाता था, और वहाँ से फिर ये आया और ईरान में शाह ईरान को भागना पड़ा और उसने टेक ओवर किया। अगर ज़ाहिर है यूरोप ने इसको रोका होता या उसको नहीं चलाने दी होती मूवमेंट, तो ये सब ना होता। ईरान का हाल ये है कि एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हद से ज़्यादा है। औरतों के कोई हुकूक नहीं, हिजाब, पर्दा, ये सब चीज़ें। अफ़गानिस्तान फिर हम समझते हैं कि एक जंग ज़दा मुल्क है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पे है। ईरान तो 79 से स्ट्रिक्टली इंटरनल कंट्रोल रहा है ईरानियों का, शिया एक्सट्रीमिस्ट का। और वहाँ पे ये सूरत हाल है कि आदमी पाँव नंगा घूमे, औरत को सर से पाँव तक बुरके में डूबा हुआ रहना चाहिए। ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एक लड़की के बाल नज़र आ रहे थे, उसके ऊपर मॉरलिटी पुलिस जो इनकी है, जिसको सऊदी अरब में मुतव्वा कहते हैं, ये मुल्लाओं की एक टीम होती है जो गली गली में घूमती है और सबको शरिया के ऊपर पाबंद करवाती है। वैसी शरिया पुलिस तो अब इंग्लैंड में भी काफ़ी हद तक आना शुरू हो गई है। तो ईरान में उस मॉरलिटी पुलिस ने उस लड़की को मार दिया, सिर्फ इसके बाल नज़र आ रहे थे इसलिए। और तब से ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तो इस वक्त ईरान उस प्रोटेस्ट के बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है ईरान को। और ये सूरत हाल है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके ईरान में भी और ईरान के बाहर भी। ये ईरान की बास्केटबॉल टीम है, उसके सारी लड़कियों ने अपने हिजाब उतार दिए प्रोटेस्ट में। और ये है कि ट्रेन में ये मॉरलिटी पुलिस की औरतें जो हैं, ये मॉरलिटी पुलिस की हैं, उन्होंने औरतों को कहा कि तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना, तो उनको भी नानी अम्मा याद दिला दी गई। ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरानियन गवर्नमेंट ने आखिरकार मॉरलिटी पुलिस को ख़त्म कर दिया। लेकिन ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा मसला मॉरलिटी पुलिस नहीं था, हमारा मसला टोटल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रक्चर है, उसको ख़त्म करना है, उसको तबाह करना है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनाई की बहन ने भी नेशनल गार्ड्स वहाँ की आर्मी है नेशनल गार्ड्स को और वहाँ की पुलिस को कहा कि हथियार फेंक दो, अब तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया है। इस वक्त ईरान में एक ज़बरदस्त मूवमेंट चली है और इसका ईरान की सरकार है ना, वो उसका जो रिप्लाई है ना, वो और आग लगा रहा है। और ईरान इस वक्त और ज़्यादा सख्तियाँ कर रहा है। जैसे कि ईरान ने एक आर्टिस्ट है मोहसिन शखारी को फांसी लगा के मार दिया। ये डॉक्टर है, डॉक्टर को भी फांसी की सज़ा दी गई। और इस तरह कितने लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा है। ये एक एथलीट है एलनाज,
इसने कहा था कि इसने प्रोटेस्ट किया था हिजाब के खिलाफ, उसके घर को तोड़ दिया गया। और ये यूएस जो फीफा वर्ल्ड कप में जो सॉकर टीम है, जो अमेरिका की फुटबॉल टीम है, वो ईरान से मैच जीत गई, तो ईरानियों ने इसका जश्न मनाया। तो ये मेहरान सामक करके है, उसने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि ईरानियन टीम नेशनल एंथम पे खड़ी होती है कि नहीं, हम तो ईरान हारेगा तो अमेरिका की जीत का जश्न मनाएंगे। उसको मार दिया। तो ईरान की सरकार इस वक्त भरपूर तरीके से गलतियां कर रही है, जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखें, ईरान की करेंसी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। 2015 में जब न्यूक्लियर एकॉर्ड हुआ था ना, तो 32,000 ईरानियन रियाल का $1 था, जो कि इस वक्त 3,70,000 ईरानियन रियाल $1 का हो गया है। ईरान की करेंसी बिल्कुल नीचे आ गई है। ठीक है, इनके पास पेट्रोल बहुत ज़्यादा है और पाबंदी है, एम्बार्गो है, लेकिन इनका पेट्रोल ब्लैक में बहुत बिक रहा है। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के ज़रिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के ज़रिए जा रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, और दूसरी तरफ यूरोप भी इसका ब्लैक में बहुत पेट्रोल ख़रीद रहा है। तो ईरान को अभी ठीक है, डॉलर की मुकाबले पे करेंसी इसकी लो जा रही है, लेकिन स्टिल इकोनॉमिक इश्यूज इतने नहीं है जितने अंदरूनी तौर पे प्रॉब्लम्स हैं। अब ईरान के हवाले से 3 चीज़ें और डेवलप हुई हैं। पहली तो ये कि ईरान ने ऐलान किया है कि हम न्यूक्लियर पावर हासिल करेंगे और अब उसके लिए दिन रात लगे रहेंगे। ये अभी परसों कहा है। उसके जवाब में फिर सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फरहान अल सऊद ने कहा है कि फिर हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा और हम सब चीज़ें छोड़ के फिर जंग की तैयारी करेंगे। हम किसी सूरत ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। और इस मामले में सऊदी और यहूदी दोनों बराबर खड़े हैं एक साथ, कि इजराइल ने भी कहा है कि हम ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने देंगे। लगता है कि ये अमेरिका की छेड़खानी है। अमेरिका इस वक्त ईरान को पुश कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर की तरफ जाए ताकि जंग हो रीजन में, और सऊदी अरब को भी सबक मिले। और सऊदी अरब जो कि अमेरिका से इस वक्त दूर होता जा रहा है, वो वापस अमेरिका के शिकंजे में आए हथियार खरीदने के लिए, और ये और वो, और पेट्रोल की प्राइस कम करे और प्रोडक्शन बढ़ाए। सऊदी अरब को भी घेर रहा है। और दूसरी तरफ यह है कि ईरान को भी जंग में भिड़ा के तो ईरान का फिर मामला ख़त्म ख़राब करवा देगा और उसमें सऊदी अरब भी थोड़ा तबाह होगा। ये एक पॉलिसी है जो कि रीजन में एक जंग की तरफ जा रही है। दूसरा जो बड़ा ईरान के जो 2 बड़े मसले हैं ना, वो हैं रिलीजियस से हट के। वो है ईरान का माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटीज़, क्योंकि ईरान तो 99.9% वो है मुस्लिम स्टेट है। उसमें एक एथनिक ग्रुप है बलोच और एक एथनिक ग्रुप है कुर्द। हिस्टोरिकली कहते हैं कि बलोच और कुर्द भाई हैं और ये एक ही डीएनए है इनका। मैं कई जगहों पे आपको बता चुका हूँ कि इनके इशू में भी सिमिलरिटी है कि बलोच भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड हैं। ईरान में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी थोड़े बहुत हैं। वहाँ पे वो लोकल पॉपुलेशन में एसिमिलेट हो गए हैं। अफ़गानिस्तान में बलोचों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा कि तालिबान हो या दूसरी अफ़गान गवर्नमेंट हो, इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वहाँ भी कोई आज़ादी की लहर नहीं है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा बलोचों को क्रश किया है, इसलिए बलोच यहाँ पे आज़ादी मांगते हैं। अभी रिसेंट में पाकिस्तान और ईरान बलोचों को क्रश करने पे मिल के चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान में बलोच क्रांतिकारी इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए ईरान के ड्रोन हमले कर रहे हैं बलोच ठिकानों पे पाकिस्तान में। और बलोचिस्तान जो सिस्तान है ना, जो ईरान का प्रोविंस,
वो एक्चुअली बलूचिस्तान है, उसका नाम इन्होंने सिस्तान रखा है। तो सिस्तान प्रोविंस में इस वक्त ईरानियन आर्मी ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रही है और बलोचों का कत्लेआम हो रहा है और वहाँ पे लापता हो रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि मीडिया बलूचिस्तान और सिस्तान दोनों में कंट्रोल्ड है, एम्बार्गो लगा हुआ है, तो कोई खबर बाहर नहीं आ रही। लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, घर घर में लोगों को गायब किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो बलोचों का भी एक इशू है। और कुर्दिश भी 4 मुल्कों में डिवाइडेड हैं और चारों मुसलमान मुल्कों में डिवाइडेड हैं, तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक, तुर्की और सीरिया का मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ईरान में कुर्दों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म बर्बरियत हो रही है। और मज़े की बात यह है कि जितने भी दुनिया में मुसलमान मुल्क हैं जो कश्मीर पे रोना रोते हैं, जो फ़लस्तीन पे अपना रोना रोते हैं, ये सब पॉलिटिकल ड्रामे हैं। ये मुसलमान एक भी मुल्क ने कभी चाइना के ख़िलाफ़ उगर जो मुसलमान हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है उस पर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला आज तक। इसी तरह कुर्दों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर कभी आपने किसी मुसलमान को बोलते नहीं सुना होगा। इवन भारत के लिखारी जो मोरक्को मैच जीतती है फीफा वर्ल्ड कप में, सजदे करती है तो राना अयूब अल्हम्दुलिल्लाह करके ट्वीट करती है। फ़लस्तीन का झंडा लेके मोरक्की निकले फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, तो राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी उस पर फ़ख्र करके ट्वीट करती हैं। लेकिन कभी इन्होंने उगर मुसलमानों के लिए, बलूच मुसलमानों के लिए, कुर्द मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म के लिए कभी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को मैच जीतने के बाद फ़लस्तीन का झंडा लेके निकल जाती है, लेकिन ये इनका सबसे बदबूदार हिपोक्रेसी है, इसलिए कि मोरक्को की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड है ना, वो इज़राइल के साथ है। और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर और इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को, इज़राइल को मोरक्को ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। वन ऑफ द फ्यू अरब कंट्रीज जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, लेकिन इनकी टीम फ़लस्तीन का झंडा लेके घूम रही है। तो ये सब हिपोक्रेसी है, मुसलमानों को मामू बनाने का वो है। वर्ल्ड कप मुसलमानों की फतह है मोरक्को की जीतने पे, अभी तो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन आज तक एक वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में कोई मुसलमान टीम नहीं पहुंची। तो ये मुसलमानों की हार है, कभी ये बोला इन्होंने? तब नहीं बोलते। क्रिकेट में भारत से जीत जाए तो इस्लाम की फतह, वो भारत ने तुम लोगों को कई बार मारा है, तो मुसलमान हिंदुओं से हारा है, ये कभी कहा तुम लोगों ने? तो ये मुसलमानों की हिपोक्रेसी का एंड है। अजीज दोस्तों, कुर्दों का मसला बहुत भयानक है। ये ईरानियन कुर्द हैं, ये आपको कुर्दिश इशू बताएंगी। इन्होंने अभी पार्लियामेंट में ये स्पीच की है, वेस्ट को बता रही हैं कि आप लोगों ने कुर्दों के साथ कितनी ज़्यादती की, कि कुर्दों को हमेशा भेड़ियों के हवाले कर दिया। जब ज़रूरत पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार में तुर्कों के ख़िलाफ़, तो आपने हमें यूज़ किया, वादे किए और फिर हमें वापस ग़ुलाम बना दिया, डिवाइड कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी ना जिसके कब्ज़े में ये इराक और सीरिया और ये सब थे, उसने इस तरह से डिवाइड किया कि कुर्द 4 हिस्सों में तकसीम हो गए। और फिर आपको 1990 में जब सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ज़रूरत थी, तो आपने कुर्दिशों को यूज़ किया और वादे किए कि आपको आज़ाद देश बनाया जाएगा। इराक में एक कुर्दिश एरिया को सेमी ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया, लेकिन फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो गई फिर कुर्दों को भेड़ियों के हवाले कर दिया। आज ईरान में, इराक में, तुर्की में, सीरिया में कुर्दों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कुर्दों के साथ क्या हो रहा है। Aziz doston, thank you very much for all your support. Keep supporting. I'm here today as a Kurdish woman from Iran, just like Gina Amini, and I make this statement on behalf of the brave people of Kurdistan currently under heavy military siege by the Islamic Republic of Iran.
The Kurdish people have never accepted this regime and have fought against their dictatorship for the past 43 years and are today spearheading, under a deliberate and systematic targeting of their people, the Jiyan Azadi revolution. I dedicate this to them, and I am wearing my red Kurdish clothes today to honour Gina's life. The voice and identity of the minoritised people of Iran, such as the Kurds and the Baloch, has been largely ignored and erased from broader reporting on the protest movement and its discourse. This is despite the fact that the regime's response takes its most extreme form in the Kurdish and minority regions. The scale of military assaults on the Kurds and the Baloch cannot be seen anywhere else. The situation is escalating so rapidly that our submission is already outdated. In the last week alone, the Islamic Republic of Iran has systematically targeted the Kurdish regions of Iran, unleashing military-grade weapons on defenceless civilians and innocent bystanders. They have killed so many men, women and children that we are clambering to keep up with the latest numbers. They are raiding people's homes, they are abducting hundreds of citizens whose whereabouts are still unknown, terrorising families, destroying their belongings and confiscating their mobile phones, leaving people without a means to communicate or document the human rights abuses. This is no longer a case of a crackdown on protesters. I do not use this term lightly, but this is by every definition of the word mounting to ethnic genocide. This systematic targeting of the Kurdish people includes the bombing of Iranian Kurdish opposition parties and their nearby camps located outside of Iran, across the border, again targeting innocent civilians, including schools and hospitals. The youngest victim was an unborn child in his mother's womb. He was delivered alive, and 24 hours later, after his mother has also passed, he tragically lost his life. In the last 7 days alone, the Kurdish cities of Sanandaj, Mahabat, Juanro, Mariwan, Kermashan, Ilam, Piranshar, Sardasht, Bana and Bokan have had their electricity cut, water cut, internet cut. Reports are coming in of water and food supplies being poisoned, the use of machine guns, recent reports of the use of nerve gas. And this is all being compounded by the lack of medical supplies in the region, hospitals being blocked by military personnel, the abduction of dead bodies and not allowing families to hold burial services for their loved ones. I want to draw the committee's attention to a recent CNN report which revealed the absolute horrific victim testimonies illustrating how Iran's security forces routinely use rape and sexual abuse and torture to quell protests. The report states, and I quote, "Most of the reports of sexual violence reviewed by CNN since the protests sparked by Amini's death began came from the west of the country, where large swathes of the region are predominantly Kurdish." The report states that despite the risks of reporting these claims, the incidents CNN learned about and corroborated almost all occurred in Kurdish regions. I will save this inquiry from the horrific details of the report, except to share this one story, where CNN received the audio testimony of a 17-year-old boy who said he and his friends were raped and electrocuted in detention after they were arrested in the protests. And this is merely the beginning. As former Kurdish refugees, our community is re-traumatised every single day as we watch the regime deliberately target our families, our brothers, sisters, aunties and uncles. Every day we wake up and scroll through the confirmed names of the dead from the night before, looking for the names of our families and their faces. Whilst we watch the media and our representatives and most of the world commentary re-erase us from the discourse on the human rights violations being committed in Iran. A special thank you to the Jewish community across Australia who have stood firmly with the Kurdish people in the Middle East, although never a popular position. Your solidarity doesn't go unnoticed and your presence here today is appreciated. Lastly, I want to thank the Australian Government and this committee for giving us a platform to bring you the voices of Kurdistan, too often ignored.